गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। संस्कार भारती की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। देखो, अपना मानव भूगोल टॉपिक जो चल रहा था मानव भूगोल में, जिसमें मैंने आप लोगों को मानव भूगोल का अर्थ बताया, उसकी परिभाषाएं बताई। उसके बाद में अपना क्षेत्र चल रहा था, और मानव भूगोल के क्षेत्र की अगर चर्चा करते हैं तो मानव भूगोल के क्षेत्र के अंदर भौतिक क्रियाएं, मानव भूगोल के अंदर भौतिक क्रियाएं व मानवीय क्रियाएं, दोनों पे क्या है, जोर दिया गया है कि मानव भूगोल के क्षेत्र की अगर बात करते हैं कि मानव भूगोल का जो क्षेत्र है, वैसे देखा जाए तो मानव भूगोल का क्षेत्र है वो काफी बड़ा है। मानव भूगोल का जो की अध्ययन जो किया जाता है उसे कह सकते हैं कि अति व्यापक है। तो उस अति व्यापक के अंदर क्या है, दो क्रियाओं को सम्मिलित किया गया। दो क्रियाएं कौन सी हो गई, जिसके अंदर एक तो आपकी भौतिक क्रियाएं सम्मिलित की गई, जिसके अंदर भौतिक आपका वातावरण है, और दूसरा आपका आता है मानवीय क्रियाएं। मानवीय क्रियाओं के अंदर मैंने आप लोगों को पिछले टॉपिक में विषय क्षेत्र की अगर चर्चा करते हैं तो विषय क्षेत्र के अंदर आपकी दो क्रियाएं हैं। भौतिक क्रियाओं के अंदर आपकी जैसे आपका स्थलाकृतियां, स्थलाकृतियां, उसके साथ में मृदा, पठार, जलवायु, आपके ये सारे क्या है, भौतिक कारकों के अंदर जलवायु, तापमान, वर्षा, ये सारे क्या है आपकी भौतिक क्रियाओं के अंदर सम्मिलित किया जाता है। तो ये भौतिक क्रियाएं हैं वो भी किसको प्रभावित करती हैं, मानव को प्रभावित करती हैं। इसलिए मानव भूगोल के अंदर आपकी क्या है, भौतिक क्रियाओं को भी क्या है, सम्मिलित किया जाता है। जिसके अंदर मैंने आपको भौतिक क्रियाओं के अंदर स्थलाकृतियां हो गई, आपकी जलवायु हो गई, चट्टान हो गई, जलाशय हो गए, या आपकी भौगोलिक स्थिति हो गई, उसका क्षेत्र है, विस्तार है, ये सारी क्या है भौतिक क्रियाओं के अंदर सम्मिलित किया जाता है। और इसी भौतिक क्रियाओं के साथ साथ आपका क्या है, आपके जीव जंतु व वनस्पति, इन सब का अध्ययन किसमें किया जाता है, भौतिक क्रियाओं या भौतिक जो कह सकते हैं कि अपन फिजिकल जो ज्योग्राफी है उसके अंदर किस किस का अध्ययन आता है, जो मानव को प्रभावित करता है। मानव इनके साथ साथ क्या है, अपना विकास करता है। और मानव भूगोल जो अपना सब्जेक्ट है, इन भौतिक क्रियाओं का अध्ययन है, वो मानव भूगोल माना जाता है। दूसरी क्रियाएं हैं मानवीय क्रियाएं। मानवीय क्रियाओं की अगर बात करते हैं तो मानवीय क्रियाओं के अंदर मान के द्वारा जो संपन्न की जाती हैं, जो मानवीय क्रियाएं कहलाती हैं। और उन मानवीय क्रियाओं के अंदर आपकी कौन सी आ जाएंगी, सांस्कृतिक वातावरण है कि मानव सांस्कृतिक वातावरण के अंदर किन किन का सांस्कृतिक विकास करता है, या अपने सांस्कृतिक इन्वायरमेंट आपका सांस्कृतिक वातावरण का विकास करता है। उसी के साथ साथ सामाजिक नियंत्रण है, या सामाजिक राजनीतिक तत्व है, आर्थिक तत्व है, मानव की मूलभूत आवश्यकताएं हैं। इन सब का अध्ययन क्या है आपका विषय क्षेत्र के अंदर अपन मानव भूगोल के अंदर करते हैं। तो मानवीय क्रियाओं के अंदर आवश्यकता संबंधी तत्व, आवश्यकता संबंधी मानव की जो प्राथमिक मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जैसे रोटी, कपड़ा व मकान, या कह सकते हैं निवास स्थान। ये क्या है, मानव की जो आवश्यकता, मैं कोई भी एक व्यक्ति है उसके लिए ये तीनों क्या है, प्राथमिक आवश्यकताएं मानी जाती हैं, जो मानव के द्वारा क्या की जाती है, संपन्न की जाती है। कि मानव अगर जैसे भोजन का या कृषि कार्य नहीं करेगा
तो उसका जो भोजन से संबंधित है उसको भोजन प्राप्त नहीं हो पाएगा। तो मानव के द्वारा ये क्या है, जैसे मानव के द्वारा भूमि तो प्रकृति की देन है, जो कह सकते हैं कि नेचर से अपन को क्या मिला है, मृदा है या पृथ्वी है वो मिली है, लेकिन इसके ऊपर कार्य कौन करता है, मानव के द्वारा किया जाता है। तो इस तरीके से रोटी, जो कपड़ा या मकान, इन सब के अंदर जो मानव के द्वारा जो क्रियाएं की जाती हैं, मानव के द्वारा जो संपन्न की जाती हैं, वो आपकी क्या है, मानव की मूलभूत आवश्यकताएं हैं जो मानव अपने लिए करता है। तो ये क्या हो गई, इसकी मानवीय क्रियाओं के अंदर सम्मिलित की जाती हैं। उसके बाद अगर बात करते हैं आर्थिक तत्व, तो आर्थिक तत्व कौन से हो गए आपके, आर्थिक तत्व। आर्थिक तत्व में जैसे उत्पादन, व्यापार, परिवहन, ये सारे क्या हैं आपके आर्थिक तत्वों के अंदर सम्मिलित किए जाते हैं। या अनेक प्रकार के जो उद्योग हैं, उद्योगों से संबंधित छोटे बड़े जितने भी जो उद्योग हैं, यानी कि आर्थिक तत्व जिनसे क्या है, किसी भी वस्तु का निर्माण किया जाता है, और निर्माण करने के लिए या किसी कह सकते हैं कि किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं, और उत्पादन करने के बाद में उसको बाजार तक पहुंचाना, उससे जो आय है वो प्राप्त करना, या किसी स्थान पे अगर किसी वस्तु की कमी है तो उस वस्तु को वहां तक पहुंचाना, परिवहन के साधन है या परिवहन का जो निर्माण है वो किसके द्वारा किया जाता है, मानव के द्वारा ही किया जाता है। और अनेक प्रकार के जो उद्योग हैं, उद्योगों का निर्माण भी किसके द्वारा होता है, मानव के द्वारा होता है। तो ये सारी क्या है, मानवीय क्रियाएं हैं, सम्मिलित की गई हैं। उसके बाद में आपका है आर्थिक तत्व के अंदर जिनसे क्या है, मनुष्य को आय है, मानव के द्वारा इनका निर्माण किया जाता है, लेकिन मानव के द्वारा ही इससे क्या है, अनेक प्रकार के उद्योग हैं, व्यापार है, परिवहन है, आपका उत्पादन किसी भी वस्तु का, ये क्या है, मानव के द्वारा ही किया जाता है। उसके बाद अगर चर्चा करते हैं तो धार्मिक है, आपके धार्मिक कारक है, सामाजिक रीति रिवाज है, इनका विकास भी किसके द्वारा किया जाता है, मानव के द्वारा, जिसमें आपका सामाजिक व राजनीतिक तत्व, सामाजिक और राजनीतिक तत्व किसी राष्ट्र से संबंधित, समाज से संबंधित, उसके रीति रिवाज हैं, शादी विवाह है, धार्मिक नैतिकता, ये सारे क्या है, कला संस्कृति, किसी राष्ट्र की सीमाएं हैं, इनका निर्धारण है वो किनके द्वारा किया जाता है, मानवीय क्रियाओं के द्वारा किया जाता है। तो सामान्य अर्थों के अंदर मानव भूगोल का जो क्षेत्र है वो दो क्रियाओं के अंदर सम्मिलित किया जाता है। पहला है भौतिक क्रियाएं और दूसरा आपका आता है मानवीय क्रियाएं। भौतिक क्रियाओं के अंदर आपका इन्वायरमेंट जो है चारों तरफ का, वो क्या है, भौतिक क्रियाओं के अंदर आता है, जिसमें आपकी जलवायु है जलवायु है, तापमान है, आर्द्रता है, जीव जंतु है, वनस्पति है, नदियां हैं, पठार है, जलाशय है, इन सारी ये जो चीजें हैं वो क्या है, भौतिक क्रियाओं के अंदर सम्मिलित की जाती हैं। दूसरी आपकी क्या हो गई, मानवीय क्रियाएं। तो इस तरीके से मानव भूगोल के क्षेत्र की अगर चर्चा करते हैं, मानव भूगोल का अर्थ के साथ में उसका क्षेत्र है, तो इस तरीके से मानव भूगोल का जो क्षेत्र है वो काफी बड़ा है। ऐसे नहीं है कि उसको अपन मतलब घंटे 2 घंटे के अंदर उसका अध्ययन कर सकते हैं, नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता कि भौतिक क्रियाओं के अंदर संपूर्ण वायुमंडल है, संपूर्ण आपका जो इन्वायरमेंट है वो सारा किसके अंदर आता है, आपका भौतिक वातावरण के अंदर सम्मिलित किया जाता है। और मानवीय क्रियाएं जो मानव के द्वारा निर्मित किए जाते हैं, जैसे सड़क बनाना है, पुल बनाना है, आपका जलाशयों का निर्माण करना है, कृषि कार्य है, आपके परिवहन है, उद्योगों का निर्माण करना है, ये सारी क्रियाएं क्या है, आपकी आर्थिक क्रियाओं के अंदर मानव के द्वारा इनको निर्मित किया
जाता है। तो इस तरीके से अगर बात करते हैं मानव भूगोल के क्षेत्र की, तो दो क्रियाओं के अंदर इसको सम्मिलित किया जाता है। तो ये तो क्या है, आपका सामान्य जो विषय क्षेत्र है उसके बारे में मैंने आप लोगों को समझाया है। आगे अगर अपन चर्चा करते हैं तो मानव भूगोल के विषय क्षेत्र की मानव भूगोल का जो क्षेत्र है उसमें अपन क्या है, अलग अलग राइटर, यानी कि मानव भूगोल की अगर चर्चा करते हैं तो अलग अलग जो विद्वान हैं उन्होंने क्या है, मानव भूगोल के क्षेत्र के बारे में अपने विचार हैं वो लिखे हैं। तो बात कर लेते हैं मानव भूगोल के क्षेत्र, मानव भूगोल के क्षेत्र में अन्य विद्वानों के विचार कि मानव भूगोल के बारे में अलग अलग जो राइटर हैं उन्होंने अपने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं कि मानव भूगोल का जो क्षेत्र है वो कहाँ तक सम्मिलित किया जाता है। तो सबसे पहले अगर बात करते हैं मानव भूगोल के क्षेत्र की, तो मानव भूगोल का जो क्षेत्र है वो अति व्यापक है और इस कारण जो कई भूगोलवेताएं हैं उन्होंने ये कहा है कि क्षेत्र को सीमित करने के लिए प्रयास किया गया है। प्रयास क्यों किया गया, देखो अगर पूरे ब्रह्मांड को, पूरे स्थल भाग को, पूरे जल मंडल को, संपूर्ण भाग को अगर अपन अध्ययन करने लग जाएंगे एक सब्जेक्ट में, तो अपना जो अध्ययन है वो क्या है, पूरा नहीं हो पाएगा। इसलिए कुछ बातें हैं जो सब्जेक्ट वाइज कि जैसे फर्स्ट ईयर में आपकी फिजिकल ज्योग्राफी राजस्थान का भूगोल लगा दिया, फिर अगले साल आपका सेकेंड ईयर में संसाधन भूगोल, मानव भूगोल लगा दिया। तो इस तरीके से क्या है, उस व्यापक जो क्षेत्र है उसको क्या है, छोटा किया गया है, जिससे क्या है, अध्ययन है वो आसानी से किया जा सके। उसी के साथ साथ अगर मानव भूगोल की अगर बात करते हैं, कुछ विद्वान भूगोल को केवल क्या है, कुछ विद्वान क्या है, भूगोल को भूमि का विज्ञान, कई विज्ञान ऐसे तो नॉर्मली अगर देखा जाए तो भूगोल का जो अर्थ है वो क्या है, दो शब्दों से मिलकर बना है, जी प्लस ग्राफी। जी का मतलब होता है पृथ्वी और ग्राफी का मतलब होता है अध्ययन करना। तो भूगोल के अर्थ के लिए कि भूमि का अध्ययन करना, पृथ्वी का अध्ययन करना ही क्या है, संपूर्ण भूगोल माना जाता है। लेकिन जो विद्वान है उनकी क्या है, अलग अलग विचार है। जैसे भूगोल के लिए कई विद्वान क्या कहते हैं, भूमि का विज्ञान कहते हैं, कई विद्वानों ने ये माना है कि पृथ्वी का अध्ययन है, और कई विद्वान ये मानते हैं कि कुछ अंतर संबंधों का विज्ञान है। भूगोल के लिए कहा है अंतर संबंधों का विज्ञान। तो इस तरीके से भूगोल के लिए क्या है, अलग अलग विद्वानों ने अपने अलग अलग विचार दिए हैं। उसी तरीके से क्या है, आपके मानव भूगोल के क्षेत्र के अध्ययन के बारे में क्या है, विद्वानों ने अलग अलग अपने मत दिए हैं, कह सकते हैं उनके विचार हैं वो दिए गए हैं। तो अपने जो मानव भूगोल के अंदर अपने सिलेबस के आधार पे अगर देखा जाए तो मानव भूगोल के अंदर अलग अलग राइटर हैं, जैसे कार्ल रिटर है, जीन ब्रून्स है, आपका रेट जल है, आपका रोकस भी है। तो ये क्या है, आपके कार्ल सोवर है। तो इन्होंने क्या है, अपने अपने विचार दिए हैं कि मानव भूगोल का जो क्षेत्र है, मानव भूगोल का जो अध्ययन है वो किस रूप में किया जाता है। तो इस तरीके से मानव भूगोल है उसका जो अध्ययन है वो क्या है, काफी विस्तृत होने के कारण उसको क्या है, सीमित किया गया है, छोटा किया गया है, जिससे क्या है, इसको पढ़ने में आसानी हो सके। और भूगोल के लिए जिस तरीके से भूमि का विज्ञान कहा है, कई विद्वान इसे भूगोल का
भूगोल के अंतर संबंधों का, यानी कि हर सब्जेक्ट से क्या है ये संबंधित है, जुड़ी हुई है। इसको एक अलग विषय के रूप में या इनसे अलग हट के अगर अपन इसको कहें कि भूगोल के को हटा दिया जाए, बाकी सब्जेक्ट को अगर उसका अध्ययन किया जाए, तो इस तरीके से ये बात क्या है आपके लिए संपूर्ण परिपूर्ण नहीं मानी जाती है। तो ये क्या है, हर जो विषय है उससे क्या है आपका भूगोल है वो जुड़ा हुआ है। तो इस तरीके से भूगोल की अगर चर्चा करते हैं तो सबसे पहले जो कार्ल रिटर महोदय है उन्होंने क्या कहा है, भूमि मानव की क्रियाओं को प्रभावित करती है और मानव अपनी क्रियाओं द्वारा भूमि को प्रभावित करता है। देखो भूमि तो क्या है, मानव को अपनी क्रियाओं के द्वारा किसको प्रभावित करती है, भूमि मानव को प्रभावित करती है और मानव अपनी क्रियाओं द्वारा भूमि को प्रभावित करता है। ये किसने कहा है, कार्ल रिटर ने। ये एक उदाहरण देके किसने समझाया है, कार्ल रिटर ने। कार्ल रिटर ने सबसे पहले क्या कहा है कि भूमि मानव की क्रियाओं को प्रभावित करती है, भूमि मानव की क्रियाओं को प्रभावित करती है और मानव अपनी क्रियाओं द्वारा भूमि को प्रभावित करता है। ये किसने कहा है, कार्ल रिटर महोदय ने। कार्ल रिटर महोदय ने क्या कहा है, भूमि मानव की क्रियाओं को प्रभावित करती है और मानव अपनी क्रियाओं द्वारा भूमि को प्रभावित करता है। किस तरीके से, भूमि मानव की क्रियाओं को, यानी कि भूमि के ऊपर रहते हुए मानव अनेक प्रकार की क्रियाएं करता है। जैसे मैं आपको उदाहरण के लिए बताती हूँ कि भूमि के ऊपर रह के मानव हर कार्य संपन्न करता है, चाहे वो क्या है उद्योगों से संबंधित हो, चाहे आपके कृषि कार्य से संबंधित हो, चाहे आपके क्या है खनिज पदार्थों से संबंधित हो, चाहे आपके संसाधनों से संबंधित हो। तो इस तरीके से भूमि मानव की क्रियाओं को प्रभावित करती है, यानी कि भूमि के ऊपर रहते हुए क्या है मानव की क्रियाओं को प्रभावित करती है। मानव अपनी क्रियाओं द्वारा भूमि को प्रभावित करता है। किस तरीके से मानव भूमि को प्रभावित करता है कि मानव भूमि के ऊपर रहते हुए जो नेचर ने, जो प्रकृति ने अपन को दिया है, उनके अंदर क्या है मानव उनको क्या है बदलाव के रूप में, जैसे भूमि के अंदर से क्या है खनिज पदार्थ अगर निकाले जाते हैं तो वो क्या है प्रकृति ने मनुष्य को दिए हैं, लेकिन उनका जब तक मानव प्रयोग नहीं करता है तब तक वो क्या है मानव के लिए क्या है लाभकारी नहीं होते हैं, ना ही मानव के लिए क्या है वो उपयोगी माने जाते हैं। तो मानव अपनी क्रियाओं द्वारा क्या करता है भूमि को प्रभावित करता है। किस तरीके से करेगा, कोई भी खनिज पदार्थ है, कोई भी संसाधन है, उनको क्या है मानव अपने प्रयोग के लिए क्या है प्रकृति के अंदर क्या है बदलाव कर लेता है। तो इस तरीके से क्या है मानव भूगोल के क्षेत्र के अंदर क्या है बदलाव आता है। उसी के साथ साथ अगर बात करते हैं ब्लास की, तो ब्लास महोदय ने, प्रोफेसर ब्लास ने, दूसरा है प्रोफेसर ब्लास, विडाल डिला ब्लास, इन्होंने क्या है भूगोल के क्षेत्र के लिए 6 तथ्य हैं
तथ्यों का क्या किया है, समावेश किया है, जिसके अंदर पहला रखा गया है पृथ्वी के भूदृश्यों की एकता। पृथ्वी के भूदृश्यों की एकता। देखो, पृथ्वी के भूदृश्यों की एकता किस आधार पे, कि जिसका अर्थ अगर अपन देखते हैं तो विभिन्न प्राकृतिक उपादानों का अंतर संबंध जो बनता ना है, पृथ्वी के भूदृश्यों की एकता, यानी कि पृथ्वी के ऊपर क्या है, अनेक प्रकार के जो हैं अपन को दृश्य दिखाई देते हैं, लेकिन उसके साथ साथ क्या है, मनुष्य भी क्या है, उनसे जुड़ा हुआ है। इसलिए इन्होंने क्या कहा है कि मानव भूगोल के क्षेत्र के अंदर अपन सिर्फ मानव का ही अध्ययन नहीं करते हैं, पृथ्वी के ऊपर क्या है, भूदृश्य जो दिखाई देते हैं उन सब का भी क्या है, अध्ययन इसके अंदर किया जाता है। उसी के साथ साथ क्या है, दूसरा अगर बात करते हैं तो दूसरे की अगर बात करें तो पृथ्वी पर मिलने वाले सभी तथ्यों से भूगोल का संबंध, पृथ्वी पर सभी तथ्यों से संबंध। देखो, अगर अपन देखते हैं तो पृथ्वी के ऊपर क्या है, मनुष्य जो निवास करता है, और उसी के साथ साथ पृथ्वी के ऊपर अनेक प्रकार के जो घटक अपन को दिखाई देते हैं उनका क्या है, मानव के साथ संबंध बना है, मानव उनसे क्या है, जुड़ा हुआ है, उनसे अलग रह के मानव अपना विकास है वो नहीं कर सकता, इसलिए क्या है, ये क्या है, मानव से जुड़ा हुआ है। दूसरा क्या है, प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक दृश्यों का विश्लेषण करने के लिए वैज्ञानिक ढंग की आवश्यकता। प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक प्राकृतिक और सांस्कृतिक दृश्यों का विश्लेषण वैज्ञानिक ढंग, यानी कि प्रकृति के ऊपर प्राकृतिक और सांस्कृतिक भूदृश्य जो जुड़े हुए हैं उनका अध्ययन तो मानव करता ही है, उनसे जुड़ा हुआ है, लेकिन उसके साथ साथ क्या है, वैज्ञानिक ढंग से क्या है, उनका विश्लेषण है वो किया जाता है। ये किसने कहा है, ब्लास महोदय ने कहा है। उसी के साथ साथ दूसरा अगर बात करते हैं तो दूसरा क्या है, परिवर्तनशील संयोग और परिमार्जन करता है, और जलवायु के संबंध में, विश्व की जो जलवायु के संबंध में दिखाई देता है कि प्रकृति के अंदर क्या है, परिवर्तन। देखो, परिवर्तन की अगर बात करते हैं तो ब्लास महोदय ने कहा है कि देखो, जैसे मानव का उदाहरण के लिए बताती हूँ कि परिवर्तनशील कैसे है, कि पृथ्वी और मानव दोनों ही क्या है, गतिशील हैं, दोनों ही क्या है, स्थिर नहीं है, दोनों में क्या है, परिवर्तनशीलता पाई जाती है। देखो, जैसे मानव का जब विकास होता है, मानव जब जन्म लेता है, तब मानव का क्या है, परिवर्तन शुरू हो जाता है। और वैसे देखा जाए तो जब माँ के गर्भ में जब बच्चा मतलब आता है, तब से लेकर उसका क्या है, परिवर्तन चलता रहता है, या क्या है, उसको कह सकते हैं कि उसमें गति चलती रहती है। पहले वो क्या है, 9 महीने माँ की कोख में रहता है, उसके बाद में वो जैसे ही पैदा होता है तो उसकी शैशवावस्था आ जाती है, फिर उसकी क्या है, बाल्यावस्था आ जाती है, फिर उसकी किशोरावस्था आ जाती है, फिर उसकी क्या है, वृद्धावस्था आ जाती है, प्रौढ़ावस्था आती है, फिर वृद्धावस्था आ जाती है। तो इस तरीके से क्या है, उसमें परिवर्तन होता रहता है, उसका क्या है, धीरे धीरे विकास होता रहता है। ऐसे ही क्या है, प्रकृति के अंदर भी क्या है, बदलाव है वो होता रहता है। कैसे, जैसे मान लो
प्रकृति के अंदर पेड़ पौधों की अगर बात की जाए तो शुरुआत में उसका जो बीज होता है, फिर वो उगता है, फिर वो धीरे धीरे बड़ा होता है और एक दिन ऐसा आता है कि वो अपने आप क्या है सूखने लग जाता है। तो ये क्या है, प्रकृति के अंदर क्या है, उसका क्या है, धीरे धीरे क्या हो रहा है, उसका वो एक जगह स्थिर नहीं है। ऐसे ही कह सकते हैं कि पृथ्वी के अंदर जैसे सूर्य का उदय होना, सुबह जब सूर्य उदय होता है फिर उसके अंदर परिवर्तन आता है तो दोपहर होती है, फिर सायकाल आता है। तो इस तरीके से क्या है, जो कह सकते हैं कि जो नेचर है वो क्या है, एक जगह स्थिर नहीं है, हमेशा क्या है उसमें बदलाव होता रहता है। तो ये किसने कहा है, ब्लास महोदय ने कहा है। उसी के साथ साथ अगर बात करते हैं तो जो आपका क्या है, मानव, अगला है मानव द्वारा प्राकृतिक वातावरण का क्या है, परिमार्जन। मानव द्वारा प्राकृतिक वातावरण में परिमार्जन, परिमार्जन वही मैंने कहा जैसे बदलाव है वो आता रहता है। उसी के साथ साथ अगर चर्चा करते हैं तो इसके अंदर लास्ट जो कह सकते हैं कि आपका वातावरण की जो विभिन्न शक्तियों की प्रकार हैं वो क्या है, मानव का उनके अनुकूल बनने का प्रयास करना, कि वातावरण की शक्तियां, वातावरण की विभिन्न प्रकार की शक्तियां एवं मानव और उनके अनुरूप बनने का प्रयास, या कह सकते हैं कि वातावरण की विभिन्न प्रकार की शक्तियां। देखो, वातावरण की विभिन्न प्रकार की शक्तियां किस प्रकार से, कि कह सकते हैं कि शक्तियां कि उनके अंदर कैसे बदलाव आता है। जैसे मान लो नेचर है, प्रकृति है, प्रकृति है, उनके ऊपर मानव का कोई बस नहीं होता है, मानव उनको रोक नहीं सकता। कैसे, कि जैसे मान लो बरसात आती है तो उसको क्या मानव रोक सकता है, नहीं रोक सकता। उसी के साथ साथ अगर आंधी है, तूफान है, चक्रवात है, ये क्या है, नेचर, प्रकृति की क्या है, परिवर्तन है। प्रकृति है वो परिवर्तन, मतलब प्रकृति के अंदर परिवर्तन है वो लगातार क्या है, चलता रहता है। जिस तरीके से मैंने आपको बताया है कि प्रकृति के ऊपर मानव का कोई वश नहीं होता है, प्रकृति जिस अनुसार मानव को चलाती है उसी अनुसार मानव को चलना पड़ता है। तो प्रकृति के अंदर क्या है, अनेक प्रकार की शक्तियां पाई जाती हैं जिनके ऊपर क्या है, मानव का कोई जोर नहीं होता है। अगर बरसात का आना है तो बरसात आएगी ही, वर्षा ऋतु जब स्टार्ट होती है तो बरसात जब आती है, जैसे बाढ़ का आना है, आंधी तूफान का आना है, या कह सकते हैं चक्रवात का आना है, दिन रात का बनना है, तो इसके अंदर मानव का कोई रोल नहीं है। मानव इनके ऊपर अपनी आवश्यकता से अधिक जोर लगाने के बाद में भी इसके अंदर परिवर्तन नहीं कर सकता। तो ये क्या है, परिवर्तन प्रकृति के जो वातावरण के अनुसार, प्रकृति के अनुसार जो परिवर्तन होना है वो होता ही है, उसके ऊपर क्या है, किसी का कोई जोर नहीं होता, मानव अपने आप को क्या है, इसके अनुरूप ढालना ही पड़ता है। तो इस तरीके से क्या है, ब्लास महोदय ने क्या कहा है प्रकृति के बारे में, कि जिस तरीके से क्या है प्रकृति मानव को संचालित करती है उसी आधार पे मानव को चलना पड़ता है। तो ये क्या है, आपका प्रकृति के अनुसार ब्लास के विचार प्रकट किए जाते हैं। उसी के बाद अगर बात करते हैं तो आपका आता है उसके साथ में दूसरा रेडजेल महोदय का। तो रेडजेल महोदय ने क्या कहा है, रेडजेल महोदय मानते हैं कि मानव भूगोल के अध्ययन के लिए भौतिक भूगोल का अध्ययन आधारभूत माना गया है, कि मानव भूगोल का जो अध्ययन है उसका अध्ययन करने के लिए सबसे पहले अपन को क्या करना पड़ेगा, भौतिक भूगोल को पढ़ना पड़ेगा, भौतिक भूगोल के क्षेत्र को पढ़ना पड़ेगा, तभी अपन क्या है मानव भूगोल के क्षेत्र का अध्ययन कर पाएंगे। कि बेस है जो
किसने कहा है? ये रैटजेल महोदय ने कहा है कि रैटजेल महोदय मानते हैं कि जिस तरीके से भौतिक भूगोल का अध्ययन अगर अपन करेंगे तो ही क्या है मानव भूगोल का अध्ययन है उसको कर पाएंगे। उसको भौतिक भूगोल को उन्होंने क्या है आधारभूत माना है। और ये किस तरीके से कि प्राकृतिक संरचना, जलवायु, वनस्पति आदि का मानव के वितरण, उसके रहन सहन, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक संस्थाओं से क्या है संबंध का वर्णन भूगोल के विभिन्न अंग माने जाते हैं। तो इस तरीके से क्या है रैटजेल महोदय ने कहा है कि भौतिक भूगोल को पढ़ना, भौतिक भूगोल के अंदर अगर अपन अध्ययन करने के साथ साथ इसके अंदर प्राकृतिक संरचना है, जलवायु है, वनस्पति है आदि का क्या है अपन को अध्ययन करना पड़ता है। तो इस तरीके से आपका रैटजेल महोदय ने कहा है। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। उसके बाद अगर अपन चर्चा करते हैं तो आपका आता है दूसरा जो अलग राइटर है उन्होंने क्या कहा है। अगर बात करते हैं कार्ल सावर की, कार्ल सावर ने कहा है कि प्रजातीय पक्ष, उसी के साथ साथ आपका सामाजिक पक्ष, आर्थिक पक्ष, राजनीतिक पक्ष, ये सब क्या है आपका मानव भूगोल के क्षेत्र में सम्मिलित किए जाते हैं। उसके साथ साथ अगर दूसरे राइटर की बात करते हैं प्रोफेसर पर पिल्लोर, मानव भूगोल के क्षेत्र की अगर चर्चा कर रहे हैं अपन तो क्या है अलग अलग विचार, अलग अलग जो राइटर हैं मानव भूगोल में उन्होंने क्या है अपने अलग अलग विचार प्रकट किए हैं कि मानव भूगोल के क्षेत्र में ये सब आता है। तो ऐसे ही क्या है प्रोफेसर आपका पर पिल्लोर, प्रोफेसर पर पिल्लोर के अनुसार क्या पढ़ रहे हैं अपन? मानव भूगोल के क्षेत्र के बारे में पढ़ रहे हैं। तो मानव भूगोल के क्षेत्र के अनुसार ये क्या है फ्रांसीसी भूगोल वेता है, फ्रांसीसी भूगोल वेता है। इन्होंने क्या है मानव भूगोल के क्षेत्र के बारे में 4 श्रेणियां मानी है कि मानव भूगोल का जो अध्ययन है, क्षेत्र है, उसको क्या है 4 भागों में बांटा गया है। 4 श्रेणियां हैं, 4 श्रेणियां बताई है। 4 श्रेणियां कौन कौन सी बताई है? मानवीय विकास के घटक, पहला बताया मानवीय विकास के घटक। मानवीय विकास के घटक की अगर चर्चा करते हैं तो इसके अंदर आपकी मानव और प्राकृतिक वातावरण जिसमें जलवायु का प्रभाव, वनस्पति का कार्य, उसी के साथ साथ प्रमुख मानव भौगोलिक प्रदेश भी आते हैं, भौतिक घटक भी आते हैं जिसमें भू संरचना है, मिट्टी है, जलवायु है, मानव की सभ्यता है, उसका तकनीकी है, कृषि है, पशुपालन है और मानव समाज के अंदर क्या है उसका धर्म है, संस्कृति है। इन सबको क्या है मानव विकास के घटक के रूप में माना है कि मानव का जो विकास है वो किस किस रूप में देखने को मिलता है कि मानव का विकास है उसका सामाजिक भी है, मानव की जो संस्कृति है उसका जो रीति रिवाज है, धर्म है, नैतिकता है, ये सारे क्या है मानव के विकास के घटक माने गए हैं। दूसरा है वातावरण अनुकूलन के रूप, दूसरा वातावरण अनुकूलन के रूप। दूसरा आपका क्या है वातावरण अनुकूलन के रूप, जिसके अंतर्गत क्या है शीत प्रधान देशों में जीवन, समशीतोष्ण प्रदेश, उष्ण कटिबंधीय प्रदेश, शुष्क प्रदेश, पर्वतीय है, समुद्र तटीय प्रदेशों में मानव जीवन है वो सम्मिलित किया जाता है। कि देखो वातावरण
अनुकूलन के रूप में, कि जिस जलवायु के अंदर अगर मानव का जन्म होता है तो धीरे धीरे वो क्या है अपने आप को उस जलवायु के अनुसार ढाल लेता है। चाहे वो पर्वतीय क्षेत्र के अंदर अगर जब उसका जन्म होता है तो धीरे धीरे क्या है उसी क्षेत्र के अंदर वो क्या है उस जलवायु के अंदर अपने आप को क्या है समायोजित कर लेता है, अनुकूलन स्थापित कर लेता है। चाहे उसके अंदर उष्णकटिबंधीय जलवायु हो, चाहे वो समशीतोष्ण में पैदा हो, चाहे समुद्र तटीय के अंदर, चाहे शीत प्रधान के अंदर, वह क्या है अपने आप को क्या है समायोजित कर लेता है। तो इस तरीके से दूसरे घटक के रूप में क्या है वातावरण अनुकूलन के रूप में, कि मानव अपने आप का क्या है वातावरण के साथ में अनुकूलन स्थापित कर लेता है, और ये क्या है मानव भूगोल के क्षेत्र के अंदर पढ़ा जाता है। दूसरा अगर बात करते हैं तकनीकी घटक और मानव उद्धार की अवस्थाएं, दूसरा अगर बात करते हैं तकनीकी घटक और मानव उद्धार की घटक व मानव उद्धार की अवस्थाएं, देखो किस तरीके से मानव की तकनीकी, यानी कि इसमें क्या है मानव की तकनीकी विकास, औद्योगिक विकास, निर्माण उद्योग, उसी के साथ साथ प्रमुख उद्योग निर्माण की प्रकृति और परिवहन और आपका व्यापार, इन सबको क्या है घटकों को मानव के उद्धार की अवस्थाएं हैं वो माना है। यानी कि अगर तकनीकी घटक यानी कि मानव ने क्या है धीरे धीरे, देखो जैसे मान लो शुरुआत में जब मानव का विकास हुआ था, मानव के अंदर अगर अपन पढ़ते हैं तो सबसे पहले वो क्या है जंगलों में रहता था, शिकार करता था, कच्चा मांस खाता था, और धीरे धीरे क्या है जब उसने क्या है अग्नि का विकास किया तो मांस को पकाकर खाने लग गया। उसके बाद अगर देखें तो धीरे धीरे उसने बाद में पहिए का विकास किया, पहिए का विकास करने के बाद में धीरे धीरे क्या है वो खेती की ओर कृषि कार्य करने लग गया, फल फ्रूट खाने लग गया, और धीरे धीरे क्या है अपने कबीलों में रहने लग गया। तो जो मानव का विकास है, मानव भूगोल के बारे में अगर पढ़ते हैं तो क्या है वो मानव के द्वारा ही तो संपन्न हुआ है, कि मानव ने अपने क्या है बुद्धि बल के द्वारा क्या है अनेक प्रकार के घटकों को जन्म दिया है, जिसके अंदर उसकी तकनीकी विकास के लिए कह सकते हैं कि अनेक प्रकार की मानव उद्धार की अवस्थाएं, मानव ने क्या किया है अपना विकास स्वयं किया है, जिसमें क्या है आपके उद्योगों को भी सम्मिलित किया गया है, उद्योगों को, परिवहन को। तो इस तरीके से क्या है अनेक प्रकार के जो क्या है अवस्थाएं हैं मानव ने अपने अनुसार, अपनी आवश्यकता अनुसार अपने आप का विकास करने के लिए क्या है अनेक प्रकार की अवस्थाओं से क्या है गुजरा है। इनका अध्ययन भी क्या है आपका जो मानव भूगोल की प्रकृति, मानव भूगोल का क्षेत्र है वो क्या है इसके अध्ययन के अंदर सम्मिलित किया जाता है। और चौथा आपका आता है मानव निवास। मानव निवास की अगर चर्चा करते हैं तो इसके अंदर मानव निवास में क्या आता है आपकी जनसंख्या है, कि मानव का जो निवास है जनसंख्या वृद्धि एवं वितरण, मानव प्रवास, उसकी जनसंख्या, उसका ग्रह है, उसका राज्य है, उसका राष्ट्र है, उसका जो निवास स्थान है, इनको क्या है मानव निवास के रूप में क्या है माना जाता है। तो इन सब का अध्ययन किसके अंदर किया जाता है मानव भूगोल के क्षेत्र में इनको माना जाता है, कि किसी क्षेत्र के अंदर जनसंख्या वृद्धि है, उसका वितरण है, उसका जो मानव के रहन सहन है, उसका जो ग्रह है, राष्ट्र है, सीमाएं हैं, उनका जो मानव का प्रवास है, अत्यधिक जनसंख्या या आपका जनसंख्या अधिक वृद्धि होने के कारण या किसी भी जो प्राकृतिक आपदा आने के कारण मानव एक स्थान से दूसरे स्थान पे क्या करता है प्रवास करता है। तो ये सारी जानकारियां हैं, इन सब का अध्ययन है वो किसके अंदर होता है आपका मानव भूगोल के क्षेत्र के अंदर इसको
पढ़ा जाता है। तो इस तरीके से मानव भूगोल के क्षेत्र की अगर अपन चर्चा करते हैं तो इन सब का क्या है, अलग अलग राइटर ने, जैसे मैंने आपको ब्लास के बारे में बताया कि ब्लास ने ये कहा है, जीन ब्रून्स ने ये कहा है, कार्ल सावर ने ये कहा है, कार्ल रीटर ने ये कहा है, प्रोफेसर पर पिल्लोर ने ये कहा है। तो इस तरीके से अपने क्या है अलग अलग विचार प्रस्तुत किए हैं किसके बारे में, मानव भूगोल के क्षेत्र के बारे में। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही और कल चर्चा करेंगे। धन्यवाद।